इस्तेमाल नहीं करते। That be on the back foot, front foot. Have a look at how gracefully. नॉर्मली विजिबल ऑन क्रिकेट। ये इस कैच ने उनको मैन ऑफ द मैच दिलाया है। देखिए किस तरह से ये वाइड Rear guard action. Inside. बेजानसी पिच थी इसलिए रन आ बन गया है। Bouncer up to him. Look at how he positioned himself. ओवरों में नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और संयोग से वो मुंबई हैं इन दिनों, इसलिए हम उनसे मिल पा रहे हैं। आर्यन जुयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे माइंड फिट पे बुलाया और आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज हम आर्यन से बहुत सारी बातें करना चाहेंगे और आर्यन से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आर्यन जुयाल जो हैं वो उत्तराखंड के तो बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं ही और राष्ट्र के भी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है उम्मीद नहीं, मैं यकीन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें भारतीय टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। तो हम सबसे पहले उनकी क्रिकेट की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। तो आर्यन प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई और अभी तक आपने क्या क्या किया है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और जब मैं 7 साल का था तब मैंने खेलना शुरू किया था हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही। और जब मैंने शुरू में 3-4 साल वहीं पर खेला, लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा ने और मेरे जो कोच थे उन्होंने देखा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, अपनी एज से अच्छा कर रहा हूँ और थोड़े से बड़े बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, स्कूल की सीनियर टीम में हूँ 10 साल की एज में। तो फिर वहाँ पर एक डिसीज़न आया कि भाई अगर आपको इसी में करियर बनाना है, तो उस टाइम पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी उत्तराखंड में, टू बी ऑनेस्ट। जो सच बात है कि उस समय पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आपको चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके बाद मैं देहरादून गया अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में 2011 से 2014 वहाँ पर मैं था और वहाँ पर मेरे कोच रविंद्र नेगी जो सर मेरे कोच है उनसे मैं मिला। 3 साल में वहाँ पर रहा। फिर मैं वहाँ से, जैसे कि हमने देखा कि भाई 5th क्लास से बंदा पास होता है प्राइमरी स्कूल, फिर वो हाई स्कूल की तरफ जाता है क्लास 10th में और उसके बाद वो वहाँ से पास होकर सेकेंडरी स्कूल में जाता है। तो सिमिलरली मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा ये वो ट्रांजिशन था वहाँ से कि भाई शुरुआत आपने वहाँ से करी, फिर देहरादून और उसके बाद मैं गया दिल्ली LB शास्त्री एकेडमी संजय भारद्वाज सर के पास। तो और उसी बीच में 2011 में पहली बार अंडर 14 खेला जब मैं 11 साल का था यूपी से, क्योंकि उस समय उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं थी तो हम लोग सब यूपी जाके खेलते थे और वहीं 11 साल के थे वो अंडर 14 खेले थे? हाँ जी, जब मैं 11 साल का था तो मैं खेला था। कोई मेरे को मैच खेलने को नहीं मिला था क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, बट मैं तब से था टीम में और फिर मैं अगले 2-3 साल अंडर 14 खेला। उसके बाद मैं 2015-16 में पहली बार अंडर 16 खेला यूपी के लिए और तब से फिर अंडर 19 खेला और फिर भगवान के उससे मेरे को वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिला। मैंने इंडिया की कैप्टनसी भी करी श्रीलंका टूर पे और फिर मैं 23 इंडिया भी खेला और हाल ही में मुंबई इंडियंस से खेलने का भी मुझे मौका मिला। तो बस आई थिंक भगवान की काफ़ी कृपा है। तो आर्यन, आपकी जो क्रिकेट की जो यात्रा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और आपने बहुत छोटी एज से ही बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। तो आपने न सिर्फ अंडर 19 के लेवल पे और अंडर 23 इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बल्कि आपने बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी दी है। जो वीनू मांकड़ में जो आपका स्कोर था वो 400 से ज़्यादा रन आपने बनाया था, उस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो मेरा वो पहला सीज़न था अंडर 19 में और मेरा अंडर 16 के बाद अनफॉर्चुनेटली एक सीज़न का गैप हो गया था क्योंकि मुझे मेडिकल में ओवरेज कर दिया गया था। तो उस वजह से एक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साल था क्योंकि उसी साल वर्ल्ड कप भी था और एक साल जब आपका मिस होता है और एक अच्छे अंडर 16 के सीज़न के बाद मैंने NCA भी किया था तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी था। बट उसके बाद ये था कि नहीं यार, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो वो सीज़न मैं कह सकता हूँ कि मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट वही सीज़न था और ग्वालियर में वो टूर्नामेंट था और मैं उसमें 5 मैचेस में मैंने 401 रन्स बनाए थे जो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट था वो। और उसके बाद ही फिर मैं वहाँ से जोनल खेला और चैलेंजर ट्रॉफी खेला इंडिया ग्रीन के लिए, फिर वहाँ से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो। तो आई थिंक वो सबसे क्रूशियल पॉइंट था वर्ल्ड कप के सिलेक्शन। आर्यन, इंडिया ग्रीन के लिए भी तुमने बहुत अच्छे रन बनाए थे, उसमें कुछ याद है आपको वो अपनी इनिंग्स? मैंने कोई 100 तो नहीं बनाया था चैलेंजर ट्रॉफी में, बट 2 50s बनाई थी जो कि काफ़ी क्रूशियल था। और सबसे
क्योंकि वर्ल्ड कप का सिलेक्शन चैलेंजर ट्रॉफी से ही होता है और वो मुंबई में ही हो रही थी ट्रॉफी। तो एक काफ़ी क्रूशल स्टेज पे हमारे कुछ अर्ली विकेट्स गिर गए थे, वहाँ से मैंने एक 75 रन की इनिंग्स खेली थी जिसमें राहुल सर भी उस इनिंग में थे। तो मेरे ख्याल मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था। तो आर्यन, क्रिकेट इस देश में जो है वो एक धर्म की तरह लिया जाता है और करोड़ों बच्चे हैं जो कि क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं माइंडफिट के ज़रिए उन सारे बच्चों को कुछ बेसिक बातें आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको कि क्रिकेटर बनने के लिए जो बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको लेबोरियस होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मतलब दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है अब, और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो अगर आप एक मैथमेटिक्स लगाएं तो भाई अगर हम कहें कि भाई 10 करोड़ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया में और इंडिया के लिए केवल 15 लोगों को खेलना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितने डेडिकेशन की ज़रूरत है। मतलब आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होना पड़ेगा इस गेम को, तभी ये गेम आपको वापस देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, और आपको एक सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी। अपना एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक गोल है, आपका विजन है लाइफ में, तो आई थिंक बहुत आसान होता है और पूरा यूनिवर्स मतलब आपको इस तरीके से चीज़ें होंगी कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर बात कही आपने। अगर आप पूरी जद्दोजहद आपके भीतर रहेगी और पूरी शिद्दत से कोई चीज़ को चाहेंगे तो यूनिवर्स जो है वो आपका साथ देगा और वो चीज़ों को संभव करेगा। मुझे लगता है कि जब तक ये भावना भीतर ना हो तब तक कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, और आपकी जो सफलता है उसके पीछे अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वजह मुझे लगता है ये रही होगी। तो आर्यन, अभी क्या है कि हम आपसे आपके जो वर्तमान जो दौर चल रहा है, जो 3 महीने से आप अपनी चोट को रिहेबिलिटेशन के लिए मुंबई आए हुए हैं, चोट को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चोट लगी कैसे आपको? देवधर ट्रॉफी का हमारा मैच था, तो पहला ही मैच था और मैं बैटिंग कर रहा था उस समय पे, और मैंने एक डिफेंसिव शॉट खेलकर और मैं रन लेने के लिए मैंने मतलब पुश ऑफ करा राइट लेग से। तो मेरा हमारे शूज़ में स्पाइक्स होता है, तो वो स्पाइक्स जो है वो ग्राउंड पिच पे फंस गया और वो पिवट नहीं हो पाया पैर, तो वो मेरी नी जो है ट्विस्ट हो गई और उस वजह से मुझे ये इंजरी हुई। देवधर एक काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो ऑब्वियसली मतलब एक ये था कि यार ये मेरा चांस है यहाँ पर, मैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सीज़न की परफॉर्मेंस के उस पर मैं आ रहा था और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मेरा हाई था, अच्छी फॉर्म चल रही थी। बट ये सब चीज़ें होती है, काफ़ी बुरा लगा उस समय पे कि यार ऐसा क्यों और मेरे साथ ही क्यों, बट चलता है ये सब। तो एग्जैक्टली चोट क्या है आपकी? मेरा नी में PCL लिगामेंट जो होता है, पोस्टीरियर लिगामेंट, उसमें टियर है। तो आर्यन, ये बताओ कि मतलब ये चोट लगना, और जैसा कि आपने कहा कि आप एक बहुत डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे और ये देवधर की जो इनिंग थी आपके लिए बहुत क्रूशियल थी और इसके से आपको आगे भी आगे रास्ते खुलते, तो मानसिक रूप से आपने कैसे डील किया इसके साथ? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में तो काफ़ी टफ था। जो शुरू के 2-3-4 दिन थे, जब तक क्लियर भी नहीं था कि भाई क्या इंजरी है, आगे कैसे होना है, तो उस समय तक तो ये लग रहा था यार मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर भी एक इंजरी छोटी सी हो गई थी। मतलब सीज़न के बीच में मेरे को एक बॉल लग गई थी, तो मेरी उंगली उसकी वजह से रणजी के 2-3 गेम्स मिस हुए। उस समय भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी, तो एक मन में आता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, और मतलब जब सब लोग खेल रहे हैं तो मैं वो चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ। वो एक टफ पीरियड होता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि आप हमेशा खेलना चाहते हो और आप नहीं खेल पाते। अब जो काम आप अपने दिल से करते हो, जो आपका पैशन होता है, अगर आप अपना पैशन ना कर पाओ तो वो हमेशा टफ रहता है। और मेरे लिए भी वो मतलब मेरी लाइफ का टफ पीरियड्स आए, ऐसे टाइम आया जब मैं परफॉर्म नहीं कर पाया और मुझे लगता था कि ये सबसे टफ है। बट क्रिकेट ना खेल पाना उससे भी ज़्यादा टफ है, जो जब आप वो काम ही नहीं कर पा रहे हो जो आपको पसंद है। जब मैं रन नहीं बनाता हूँ तो मेरे पास एक मौका है अगले दिन जाके खेलने का कि यार ठीक है, पर मैं वो अपनी चीज़ तो कर रहा हूँ ना पसंदीदा, बट यहाँ पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब आप ये लगाओ कि जिस इंसान को आदत हो 5-6 घंटे प्रैक्टिस करने की या फिर पूरे दिन का उसका शेड्यूल हो, वो एकदम से बैठ गया बेड रेस्ट पे, उसको बोल दिया कि आपको बैठे रहना भाई, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक वो काफ़ी टफ था उससे डील करना कि यार मैं बैठा हुआ हूँ। कभी कभी जैसे रात को अगले दिन मॉर्निंग में थोड़ा सा गिल्ट होता था, यार मैं बैठा ही हुआ हूँ, पर फिर अपने आप को ये भी समझाना पड़ता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमेशा मतलब
इस समय पे सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, मतलब दे शुड बी देयर टू लिफ्ट यू अप इवन व्हेन यू फील डाउन। तो मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं मेरे आसपास जिनसे मैं मतलब जिन पे मैं काउंट कर सकता हूँ। आप हो, मेरे मेंटल कोच भी हैं वैभव सर हल्द्वानी से, उनके साथ मैं 3-4 साल से जुड़ा हूँ, वो हैं। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी समझा कि यार आपके हाथ में नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी फिट होना है। तो जैसे ही माइंड 3-4 दिन के बाद इन सब चीज़ों पे वापस आया कि यार मेरे हाथ में है कि मुझे अभी फिटनेस पे वापस आना है, तो ऑनेस्टली बताऊँ उसके बाद मैं परेशान नहीं हुआ। बीच में ऐसा दिन आते हैं 1-2 जब आपको थोड़ा सा लो फील होता है, आप इंसान हो, वो चीज़ अलाउड है आपको, बट कभी भी अब उसके बाद से 2 महीने मैं 2.5 महीने से मुंबई में हूँ, 70-75 दिन से मैं लगातार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, दिन में 2-2 बार, बट एक भी बार अब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये लगे कि यार कि क्या हो रहा है यार, मैं डाउन नहीं हुआ। हाँ, मैं मिस करता था गेम को कि भाई लोगों को देख रहा हूँ, कुछ टूर्नामेंट्स हुए, एक यूपी की बहुत अच्छी लीग हुई वो मिस हुई, अभी मेरा पहला डोमेस्टिक का टूर्नामेंट भी मिस हो रहा है, बट आई एम कंटेंट एंड आई एम हैप्पी कि भाई जब मेरे को मौका मिलेगा, जब मेरा टाइम आएगा तो भगवान सब चीज़ें सही कर देगा। आर्यन, तुम इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हो और मतलब इतना छोटी एज में लाइफ को लेके ये समझ पैदा हो जाना कि किस तरह से चोट से डील करना है, किस तरह से लाइफ की सिचुएशन से डील करना है, ये इस बात के आसार पैदा कर रही है कि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करोगे। अच्छा, ये बात बताइए कि आप जो मानसिक रूप से जो ये टफ पीरियड था 2.5 महीने का, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें थी आपकी दिनचर्या में जिन चीज़ों की वजह से आपको बहुत सपोर्ट मिला और जिन्होंने आपकी मदद की कि आप उससे बाहर निकल के आए? कुछ चीज़ें थी जो मैंने पहले छोड़ दी थी, मतलब मैं स्टार्टिंग में करता था और बीच में मैंने उन चीज़ों पे उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा होता है ना तो इंसान देखता नहीं है कि कहाँ पे कमी चल रही है। तो जब ये हुआ तो मेरे को टाइम मिला अपने ऊपर वापस रिफ्लेक्ट करने का, अपने ऊपर मतलब एक्चुअली में ध्यान देने का, एक फिज़िकल सेल्फ के अलावा जो मेंटल सेल्फ है उसको मतलब उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर ध्यान देने का। तो मैंने कुछ चीज़ें वापस शुरू करी जो मैं पहले करता था, जैसे कि मेडिटेशन जो मैं सुबह करता था उठ के, जो मेरा एक रूटीन था 15-20 मिनट का, अपने को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और तो वो मैंने स्टार्ट करा फिर से, सुबह उठ के थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करना कि भाई अच्छी चीज़ों को याद रखना कि लाइफ में अच्छा भी है अपने पास। और उसके बाद जैसे मैं डायरी जो मैं डेली अपना लिखता था वो मैंने छोड़ दी थी बीच में 1-1.5 साल, उसको मैंने अब फिर से अपनाया है। तो जब आप खुद से बात करते हो, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। और एक बार जब आपने लिख दिया तो वो चीज़ फिर मतलब आपके मन में रहती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें शुरू करी। और जब मुझे ख़राब भी लगता था मैं तो भी लिखता था, तो अपने आप को लिखते ही लिखते मुझे जवाब भी खुद से ही मिल जाता था कि नहीं यार ये हो रहा है बट इसका ये तरीका है। तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। जब मैं रात को सो रहा हूँ तो मैं शांति से सो रहा हूँ उसके बाद कि हाँ भाई मुझे जवाब मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरू करी और इससे काफ़ी मुझे हेल्प हुई। तो आर्यन, ये तुमने जब तुम ये अभी बता रहे थे तो मुझे मेरे थोड़े से रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि क्या है कि मैंने ये देखा कि क्रिकेटर्स में बहुत कम लोग इस तरह की रूटीन को अपनाते हैं। और जो मेरा भतीजा है उन्मुक्त, वो भी लगभग ये चारों काम जो आपने बताए, मेडिटेशन और डायरी लिखना और प्राणायाम करना और ख़ुद पर रिफ्लेक्ट करना, वो भी ये करता है और उसको इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली है। तो मैं दूसरे क्रिकेटर्स को, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो 10 साल से लेकर जो 18-20 साल तक के हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक हमारे पास एक सफल क्रिकेटर है, जिस लेवल पे वो खेल रहा है उसको मैं सफलता ही मानूंगा। आगे भी वो बहुत सारे कारनामे करने वाला है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन ये देखिए कि इसको ऐसा बनाने में कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से ये ऐसा बन पाया है। तो आर्यन ने देखो जो बताया कि किस तरह वो मेडिटेशन करने लगा, वापस उसको रियलाइज़ हुआ कि गलती करता था, जब वो अच्छा खेल रहा था तो उन दिनों छोड़ दिया था इसने, लेकिन अभी चोट लगी तो वापस से शुरू किया। और डायरी लिखना और अपने जीवन को रिफ्लेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है, तब आप अपनी चीज़ों पर काम कर पाते हो। तो आर्यन, आपने बीच में मुझे एक बात बताई थी कि आपके साथ जिन लोगों के बीच में इस वक्त हो आपने जब उसके बारे में बताया तो मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया और उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ा मुझ पर। मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं कि वो जो पहलवान है उनसे आपकी क्या दोस्ती है और क्या बातचीत होती है और उसके क्या कमिटमेंट लेवल है और आपने उससे क्या सीखा। मुझे शुरू में जब इंजरी हुई तो ऐसा लगा कि यार ये सब खराब ही है कि ये क्यों हुआ,
बट फिर जो चीज़ होती है ना उसके पीछे कुछ अच्छा ही लिखा होता है कि इंजरी में मुझे बहुत सारे लोगों से, आपसे मेरी पर्सनली फिर से हम मुलाकात हुई, कभी हुई नहीं थी, और मतलब ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जिनसे शायद कभी मिलना नहीं हो पाता क्योंकि हमारा शायद लाइफ बहुत अलग अलग थी, 2 अलग रास्ते थे। बट उनकी भी वो भी इंजर्ड थे। उनका नाम है रवि दहिया, वो टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और दिल्ली से ही हैं वो भी। और मतलब उनका भी कोकिला बहन हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट चल रहा था, और जिस दिन मुझे चोट लगी उसी दिन उनकी भी सर्जरी हुई यहाँ पर जब मुझे चोट लगी। और मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक साथ हुई और हम लोग यहीं पर मिले और उनसे मेरे काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी सीखने को उनसे मिल रहा है। तो मैंने मतलब ये देखा कि जैसे हम लोग एज क्रिकेटर्स हैं, मतलब हम लोग उतना ज़्यादा हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ करते हैं, हर कोई करता है, जो भी कहीं पहुंचता है वो मेहनत ज़रूर करता है अपने ना अपने, सबका एक अलग रास्ता होता है। मैं मतलब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। बट मैंने जब उनको देखा जिस लेवल के वो प्लेयर हैं, आप कहिए ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल, मतलब ही इज़ डन एवरीथिंग, बट स्टिल उनके अंदर की जो उनके अंदर की जो हंगर है, जो मैंने देखा उनको कि उनका कमिटमेंट लेवल अपने प्रति, हमने देखा कि जितने मतलब प्लेयर बड़ा होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है भाई कि यार ठीक है, आई हैव डन समथिंग। 15 साल से 20 साल से वो रेसलिंग कर रहे हैं, तो ओलंपिक मेडल के बाद हो सकता था कि वो रिलैक्स हो जाए कि यार ठीक है मैंने करा, थोड़ा टाइम है मेरे को बाकी चीज़। बट मतलब मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत मतलब आई एम लकी कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और सबसे मैं मिला हूँ, सबका मैंने तरीका देखा है। बट ही इज़ बिल्ड डिफरेंट, वो अलग हैं, और जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं अपने लिए, उनकी केवल जैसे आपने घोड़ा देखा ना, घोड़े की आंख बांध देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे सीधा देख रहे हैं, ही इज सीइंग नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स। और उनके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देखिए एशियन गेम्स उनके लिए मिस हुआ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस हुई। और मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भैया ठीक है मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे को बहुत बुरा लगा जब मेरी ये सारी चीज़ें मिस हुई। आपने कैसे मैनेज करा, क्योंकि आपका तो मतलब और ओलंपिक गेम्स पे भी एक प्लस माइनस है कि भाई क्या रहेगा, बट आप कैसे मैनेज करें? तो उन्होंने कहा यार हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान इतना दे देगा हमको, भगवान ने इतना सब दे दिया, तो बस इसमें भी कुछ अच्छा होगा। 2 दिन लगा कि यार क्या हुआ, बट उसके बाद बस ये सोचा कि जो करेगा भगवान अच्छा करेगा। अभी तक क्या है, अपने से सच्चा रहो, अभी अपने हाथ में क्या है, मेहनत करना, इसको सही करना। तो जितनी जल्दी इसको सही करेंगे, हर स्टेप इस डायरेक्शन में लेंगे कि ये सही हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिससे कि हमारा जो गोल है उसका बेनिफिट ना। तो यही सीखा मैंने उनसे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी कि जो उनकी गोल सेटिंग है, तो जैसे वो जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर उनकी चद्दर जो है वो गोल्ड कलर की है, तकिया गोल्ड है, और मतलब वो गोल्ड मेडल चाहते हैं इसके लिए। जो उनका जो एम है कि भाई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, अभी वो हंगर शान नहीं हुई, तो एवरीथिंग इज गोल्ड। मतलब जो तकिए का कलर थोड़ा गोल्ड ले लिया, जहाँ पर भी वो उसको मैनेज कर सकते और हैं। वो मोबाइल पे आप बता रहे थे। हाँ, तो उनका जो मोबाइल का वो है उसमें गोल्ड मेडल की मतलब फ़ोटो है, और देयर इज़ अ टाइमर जो हर दिन कम होता है जितने पास ओलंपिक आ रहा है। तो अभी जैसे शायद 300 सम नेक्स्ट ईयर अगस्त में है, तो कुछ डेज़ हैं, तो वो रोज़ कम होता है। उठते हैं तो सामने एक फ़ोटो है गोल्ड मेडल की, पेरिस ओलंपिक की गोल्ड मेडल की फ़ोटो। तो ही इज़ बेसिकली विजुअलाइजिंग कि ही हैज़ ऑलरेडी वन गोल्ड। तो जब आप उसको विजुअलाइज करोगे, जब आप मन में देखोगे और वो इमेज इतनी क्लियर हो जाएगी, आपको लगेगी कि हाँ मैं तो जीत चुका हूँ, और आप उसी तरीके से अपने आप को मतलब मैनेज करो कि यार आई एम अ ओलंपिक विनर, और अब मुझे उसी तरीके से रहना है, जो काम एक चैम्पियन करेगा मुझे वही करना है। तो आई थिंक कि वो सबसे बड़ी चीज़ उनसे मैंने सीखी, और उसके बाद से मैंने ही अपने अंदर मतलब ये पिछला जब से मेरी उनसे दोस्ती हुई है 1.5 महीने से, मैं एक अलग तरीके से मतलब मेरा विज़न चेंज हो गया। मैं बिल्कुल उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं अपनी इंजरी की वजह से नाखुश था, या मैं सिंपैथेटिक वे में कि भाई मुंह लटका के घूम रहा था। उसके बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, ये जो बात आर्यन ने बताई ये इतनी कमाल की बात है। दुनिया का जो साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होगा, या कहना चाहिए कि जो साइंस है, और साइंस भी ऐसा कि स्पिरिचुअल साइंस जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने बता दिया है। इसको जो फॉलो करेगा उसको जीवन में जो चाहे वो मिलेगा। मैं कई बार हमने ऐसे वीडियो बनाए हैं कि
जो दहिया हैं जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने विजुअलाइज कर लिया है कि वो ओलंपिक का मेडल जीत चुके हैं, और वो अब जीतने के बाद जो इमोशनल स्टेट होती है उस इमोशनल स्टेट में है। तो देखिए, जब आप जो चीज़ चाहते हैं उसको आप ये मान लें कि वो ऑलरेडी आपके पास है, और उसको मिलने के बाद जो आपकी इमोशनल स्टेट बनेगी, वो इमोशनल स्टेट में आप रहना शुरू कर दें तो वो चीज़ आपके पास खींच के चली आएगी। वो घटना जो भविष्य में घटने वाली, एक बात तो ये कि वो पक्का होगी, 100% होगी, 100%, 99% नहीं, 100% होगी। दूसरा ये कि वो आपकी ओर खींच के चली आएगी, नज़दीक जल्दी होगी। 2 साल के बाद जो चीज़ सफलता मिलने वाली है वो हो सकता है कि आपको 6 महीने के बाद ही मिल जाए। आर्यन, हमारे दर्शकों को ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसका उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है। तो आप, जो आपकी क्रिकेट की यात्रा है वो तो अब चालू है कि अगले, अब यहाँ जबकि आपकी चोट की अभी वर्तमान पोजीशन क्या है और आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? मैं 90% तो मैं रिकवर कर चुका हूँ, और मैं अपनी रिहैब के फाइनल स्टेजेस में हूँ, जिसमें अब केवल कुछ मूवमेंट्स हैं जो मुझे, मतलब जो रिटर्न टू प्ले के लास्ट टेस्ट जो होते हैं वो मुझे क्लियर करने हैं, और होपफुली अगले 5 से 10 दिन के अंदर वो सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 23 नवंबर से नेक्स्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वनडे विजय हज़ारे ट्रॉफी, तो उसमें एक अच्छा कमबैक करने की मतलब मेरी सोच है, और मैंने वही अपना गोल बनाया है कि लास्ट ईयर मेरा उस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मैं 5th नंबर पे था इंडिया में रन्स में, तो उसी को एक बार फिर से और अच्छा, और इस बार फर्स्ट पे आने का, जो कि भाई और अच्छा हो लास्ट टाइम से, वो मेरा गोल है। तो मेरे पास उसके बाद 20 दिन के आसपास बचेंगे, तो आई थिंक काफ़ी एक अच्छा पीरियड है मेरे पास अपने आप को प्रिपेयर करने का। आपने चोट से उभरने के बाद वापस से बैटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो कैसी फीलिंग आ रही है? पहले दिन तो थोड़ा सा लगा कि यार, मतलब जब मैं बॉलर्स पे वापस नेट में गया जब बैटिंग करने, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं लेट हो रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए थे उसको ना करे, तो कहीं ना कहीं एक वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लैग करता है, बट विद एवरी सेशन वो चीज़ काफ़ी बेटर होती गई। और जो मैंने रिहैब करा, रिहैब के साथ फ़ायदा ये हुआ कि जैसे रिहैब तो नी का चल रहा था, बट उसके साथ पूरी बॉडी पे काम करने का एक टाइम मिला, क्योंकि केवल फिटनेस थी 2 महीना, केवल फिटनेस, तो अपर बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्ड करने का और कोर पे वर्क करने का, तो उसका फ़र्क मुझे अभी दिख रहा है बैटिंग में कि हाँ, मतलब मेरा जो फ्लो था वो फ्लो नहीं गया, बस मुझे एक वो यूज टू होना है थोड़ा सा, जितना ज़्यादा मैं इस समय पे बैटिंग करूँगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। आर्यन, आप विकेट कीपिंग भी करते हैं, और विकेट कीपिंग बैट्समैन अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो धोनी के बाद अपने पंत हैं, और उसके बाद फिर आप भी ये कर रहे हैं, तो आप इसको, विकेट कीपिंग को अपनी बैटिंग में कितना यूज़फुल मानते हैं, और एज ए विकेट कीपर अपने रोल को आप किस तरह देखते हैं? 2016 से पहले मैंने विकेट कीपिंग स्टेट में कभी नहीं करी थी, मैं क्लब पे करता था, क्योंकि मेरे सर मुझे फोर्स करते थे कि भाई तू कीपिंग कर, तू अच्छी करता है, बट जैसे ही मैं क्लब से जाता था तो मैं बचता था उससे। बट कीपिंग मेरे लिए एक्चुअली में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि जब मैंने जिस साल मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, दैट वाज माय फर्स्ट सीजन जब मैं कीपिंग कर रहा था, तो और मैंने देखा कि जब मैं कीपिंग करता था, मान लीजिए कि अगर हमारी पहले बॉलिंग है और मैं कीपिंग कर रहा हूँ, तो आई एम द बेस्ट जज ऑफ व्हाट द विकेट इज़ डूइंग। विकेट की हर एक मूवमेंट की वो कैसा प्ले कर रहा है, उसमें किस तरीके से खेलना बेटर रहेगा, किस पेस पे खेलना बेटर रहेगा, तो वो सब की आपको बहुत नॉलेज हो जाती है। तो आई थिंक बैटिंग कीपिंग करने जब से मैंने प्रॉपर स्टार्ट करी है, उसके बाद से मेरी बैटिंग, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ बैटिंग में। और कीपिंग, मतलब कीपिंग का कीपर एज अ कीपर जो कीपर होता है वो टीम की, मतलब मैं कह सकता हूँ जो फील्डिंग साइड है उसकी जान होता है वो, क्योंकि वो एक ऐसी सेंट्रल पोजीशन में है जहाँ से वो हर चीज़ को कमांड कर सकता है। और हमने जैसे इंडिया के साथ भी देखा है, जो MS धोनी थे वो मतलब एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे, और आई थिंक थोड़ा सा पार्ट ये भी है कि वो कीपर थे और वो सब कुछ वहाँ से चला सकते थे। आपके पास 360 व्यू है कीपिंग में, जो कि हर पोजीशन से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मुझे लगता है कि एज अ फील्डिंग साइड में कीपर का है, और कीपर जितना एनर्जेटिक रहेगा उतनी ही आपकी फील्डिंग साइड, फील्डर्स और सबको वो पंप करके रखेगा। कुछ भी गलत हुआ तो कीपर एकदम बता सकता है कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही, आप इसको सही कीजिए प्लीज़।
ओके, आप तो बहुत ही आपका क्रूशियल रोल है एज ए बैट्समैन भी और एज ए कीपर भी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड कप का बड़ा फेस्टिव माहौल चल रहा है और कल ही भारत ने पाकिस्तान को बहुत 8वीं बार लगातार हराया है। ऑपरेशन अजय जो है वो कामयाब रहा है। तो पहले तो भारत पाकिस्तान के कल के मैच के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब शुरू में तो थोड़ा सा पाकिस्तान अच्छी बैटिंग कर रहा था, एक पार्टनरशिप अच्छी हुई, बट उसके बाद जैसे कि बॉलर्स ने सभी ने जो एक कह सकते हैं कि लीथल बॉलिंग करी, और जब एक विकेट गिरा तो उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज करा, कोई रूम नहीं दिया उनको। और उसके बाद फिर रोहित भैया ने जैसे आके और एकदम डोमिनेट किया, तो आई थिंक बहुत ही कन्विंसिंग विन थी। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि इंडिया के हाथ से मैच निकल गया है। तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पूरी जो टीम है, मतलब एक यूनिट नहीं, बैटिंग बॉलिंग में से कोई एक नहीं, दोनों यूनिट फॉर्म में है। और सबसे ज़रूरी चैम्पियन टीम वही होती है जिसके हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो, हर प्लेयर फॉर्म में हो। तो वो आई थिंक वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो भारत पाकिस्तान को लेके एक मेंटली बहुत प्रेशर बन जाता है, और आपने तो क्योंकि खेला हुआ है इसलिए आप इसको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि इस प्रेशर को की वजह से क्या चीज़ें ख़राब होती हैं। मतलब क्या गड़बड़ की इन्होंने, मतलब आप अगर कल के मैच को देखें तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है? अब मैं परफॉर्मेंस पे तो कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सीनियर प्लेयर्स है, बट मैं इतना मेंटल प्रेशर, मतलब आई हैव हैड 2 एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान गेम। हमारा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो था न्यूजीलैंड में 2018 में, वो पाकिस्तान के साथ था। और मुझे पता है कि हमारे क्वार्टर फाइनल के बाद 6-5 दिन का गैप था, और उस मैच की जो हाइप थी ना, वो वर्ल्ड कप फाइनल से भी ज़्यादा थी। उस मैच को इतना ज़्यादा मतलब हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम खाना खाने जा रहे हैं कहीं, अब बाहर क्या होता है, जैसे किसी इंडियन से आप मिलते हैं तो सब मिलते हैं आपको आके कि आप न्यूजीलैंड में किसी पाकिस्तान को ज़रूर हराना है आपको, वो मैच, सब कोई उसी मैच के बारे में बात। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, सेम ही तो टीम है, मतलब क्रिकेट तो वही चल रही है ना, बट इतना उसका एक हाइप था। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस मैच में। प्लेयर्स तो नॉर्मली खेलते हैं क्योंकि हम तो वही बैट, इट्स अ गेम बिटवीन बैट एंड बॉल, तो अल्टीमेटली तो वही होना है। बट जो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे मीडिया हो गई या फिर सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। फॉर्चुनेटली उस समय मेरे पास, मैं नहीं था सोशल मीडिया पे, तो एक ये एडवांटेज था। बट यही था कि भाई सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उस मैच से पहले, एक रात पहले, मुझे याद है राहुल सर ने स्पेशली एक मीटिंग रखी, और उसमें सर ने कहा कि भाई आप, हम जानते हैं कि बड़ा मैच है और प्रेशर मुझे भी फील हो रहा है, बट सिंपली आप जाके अपना क्रिकेट खेलिए, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। और उसके बाद मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था इमर्जिंग एशिया कप में, अंडर 23 एशिया कप में भी पाकिस्तान से सेमीफाइनल हुआ था। तो वो भी एक, उसमें मतलब उसमें भी बांग्लादेश में था वो टूर्नामेंट, तो उसमें भी एक एक्सपीरियंस था। तो प्रेशर तो रहता है इस मैच का। मैं यही कहूँगा कि दोनों जो प्लेयर्स पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना कहीं शायद वो पाकिस्तान पे थोड़ा ज़्यादा प्रिवेल कर गया इंडिया से, क्योंकि और एक होम एडवांटेज भी था। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था जिसमें 1,30,000 की कैपेसिटी और पूरा इंडियन सपोर्ट वहाँ पे था। तो उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता है, जब 1,00,000 लोग एक ही चीज़ चिल्लाएंगे तो उसका फ़र्क थोड़ा सा तो पड़ता है। तो आर्यन, तुम देख चुके हो ऑलरेडी कि वर्ल्ड कप शुरू हुए का भी अच्छा खासा टाइम हो गया है। सभी टीमों को आपने बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए देख लिया होगा। इंडिया के भी 2-3 क्रूशियल मैच हो चुके हैं। तो अब आपको क्या सिनेरियो दिख रहा है, चीज़ें किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं? आज भी मेरे ख्याल से इंग्लैंड का अफ़गानिस्तान से मैच चल रहा था। तो कौन सी टीम आपको लग रहा है कि दावेदार है अब तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से? मुझे लगता है कि इस बार इंडिया का बहुत बड़ा चांस है। एक तो होम एडवांटेज है, पर जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सारे प्लेयर्स हैं ना, अगर आप 1 से लेकर 15 तक जितनी भी पूरी टीम है, अगर आप उस समय पे किसी को भी उठा के 11 में डाल देंगे तो सब के सब फॉर्म में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, और सबको अपना रोल पता है, जो कि एक टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हर इंसान कैसे अपने रोल को समझता है, और उसी से कॉम्बिनेशन बनता है। जो हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, वो इसीलिए होता है कि कोई, मतलब अगर कोई 6 नंबर का बैट्समैन ओपनिंग का रोल करना चाहे या उस तरीके से बैटिंग करना चाहे 6 नंबर पे, तो वो चीज़ फिर कॉम्बिनेशन कर रहा। लेकिन इस समय सबको सबका रोल पता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मुझे। और सब फॉर्म में है। आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हाई होप्स मुझे लगता है कि भाई इंडिया जीतेगी, जीतनी भी चाहिए। और अगर किसी दूसरी टीम को, मुझे लगता है तो इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग साइड है, लास्ट टाइम के विनर्स भी हैं, और उनकी भी टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इंडिया की तरह ही, मतलब वो भी सब अच्छा फॉर्म में है।
आई थिंक ये 2 टीम्स मेरे ख्याल से। ओके, इंडिया और इंग्लैंड, मुझे लगता है कि इंडिया के चांस थोड़े से, अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे लग रहा है इंडिया के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम पिचेस भी अपने हिसाब से बनाएं। तो ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हमने स्पिन से हराया, और तो वो बहुत ही और जिस तरह रोहित शर्मा बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, और उनके जैसे अंदर ही वो भरोसा कर चुके हैं कि वो जीतने वाले हैं। थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन उसी ओर जा रहा है। तो ये बताइए कि एक हम आपकी जो क्रिकेट को नर्चर करने वाले जो कोचेस हैं, हम उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कोचेस ने ही आपको वो उस वक्त जबकि आपका माइंड बहुत कच्चा था, जब आप शुरू में सीखने गए होंगे, तो कोचेस ने जो आपको बातें बताई उसने आपकी गेम को डेवलप किया होगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी बनाया होगा। तो ऐसी बातें कृपया हमारे जो यंग जो देख रहे हैं लोग, उनको बताइए कि क्या क्या आपके कोचेस ने, कौन कौन कोचेस रहे हैं और उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया है जिसका आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ा है। मेरे मतलब मेरे जो मेन कोचेज़ हैं वो 3 कोचेज़ मेरे रहे हैं। जब मैं छोटा था 7 से 10-11 साल तक, जब मैं हल्द्वानी में था, तो मेरे कोच थे पहले कोच दान सिंह कन्याल सर। तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट है कि जब आप छोटे होते हो तो आपको राइट वे डायरेक्शन मिले, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक सही डायरेक्शन दिखाया। उसके बाद मेरे कोच जो अब तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रवि नेगी सर हैं, तो वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो उनको मेरे गेम के बारे में एक एक चीज़ पता है। अगर मैं उनसे अभी फ़ोन करके कहूँ कि सर मेरा ना बैट ना थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो वो फ़ोन से ही बता देंगे कि तेरी ना ये वाली गलती हो रही होगी, और वो वही निकलती है कि हाँ यार तेरा बैट ना थोड़ा मेरा बॉटम हैंड लग रहा है, तो मेरा बैट यहाँ जा रहा है। और मतलब उनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है। उसके बाद मतलब जो कह सकते हैं कि वो तो मेरे गुरु ही हैं, मतलब संजय भारद्वाज सर ने मतलब सर से टेक्निकल वाइज भी, बट दूसरा जो लाइफ का एस्पेक्ट है वो काफ़ी सीखने को मिला। तो एक होता है कि क्रिकेट में, किसी भी स्पोर्ट में या किसी भी काम में आपको एक थोड़ा सा जिगरा चाहिए होता है कहीं ना कहीं। तो जो कि टेक्निक तो आपके पास हो सकती है, बट अगर आपके पास करेज नहीं है उस चीज़ को करने का, अप्लाई करने का, अपना स्किल दिखाने का, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो मुझे जब मैं दिल्ली गया तो मुझे वो सीखने को मिला वहाँ पर कि यार आपको जो आपका है आप नेचुरली खेलो, कोई बात नहीं, आप फेल हो गए, बट दैट इज़ ओनली द वे टू लर्न और बेटर होने के लिए वहाँ से। तो वो मुझे उनसे तो तीनों का ही रोल अपनी अपनी जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट है, और मतलब मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन पे मैं काउंट कर सकता हूँ। जी, संजय भारद्वाज जी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उन्मुक्त को भी वही कोचिंग देते थे। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी फ़िटनेस पर काम किया और हैरान किया उन्होंने मुझे। पिछले दिनों उनके साथ मेरा एक स्प्रिंट का कंपटीशन हुआ और उसमें उन्होंने मुझे हराया, और भोपाल में उन्होंने बहुत बढ़िया एकेडमी की है। माइंड फिट में हम उनसे एक बार पहले बातचीत कर चुके हैं, जो कि हर क्रिकेटर जो बनना चाहते हैं उनको ज़रूर देखनी चाहिए। तो आपकी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है और आने वाले दिन आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट से भरे हैं। तो आज ही आपने मुझे बताया कि आपके जो फादर हैं वो उन्होंने दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ी है 21 किलोमीटर। मुझे लगता है कोचेस ने कितना भी कुछ किया हो, लेकिन जो काम पेरेंट्स करते हैं वो काम कोई और कैसे कर सकता है। तो आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, उनके बारे में हमें बताइए प्लीज़। मेरे जैसे आपने बताया कि मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ा सवाल जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो ये पूछते हैं यार कि भाई ये बताओ आपके दोनों पेरेंट्स तो डॉक्टर हैं, आप कैसे स्पोर्ट्स में आ, क्योंकि बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है, और इंडिया में ऐसा हमें देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम होता है। आई थिंक अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था। तो जो भी मैं हूँ आज आपके साथ बैठा हूँ, इस योग्य हूँ कि आपसे बात कर सकूँ, तो मेरे पेरेंट्स के ही सैक्रिफाइसेस और उनकी जो एडवाइस और उनका जो डायरेक्शन था हमेशा से, जो चीज़ें उन्होंने सिखाई, तो उसी की वजह से है। और मेरे डैड ने, आपने बताया कि आज 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पहली बार भागे, तो मतलब उनके अंदर भी वो एक जुनून है कि भाई करना है तो करना है। और मेरी मम्मी के लिए मैं कहूँगा कि जब मैं 10 साल का था, मैं क्लास 5th पास करते ही मैं हॉस्टल चला गया था। तो इतनी छोटी एज में मुझे लगता नहीं है कि बहुत कम लोग होते हैं जो जाते हैं घर छोड़ के और इस टाइप से। तो उनका एक काफ़ी बड़ा रोल था कि उन्होंने कभी भी ना नहीं करी उस चीज़ के लिए, हमेशा सपोर्ट करा कि हाँ भाई करना है तो जाना पड़ेगा। तो ये मैं बहुत मतलब फॉर्चुनेट हूँ कि हमेशा ऐसे रहा। और मेरे पापा की एक सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी, एक बार वही अंडर 19 जो आपने जिस टूर्नामेंट का जिक्र किया वीनू मांकट, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस टूर्नामेंट से 7 दिन के पहले एक मेरी ना फॉर्म उससे पहले सच में बहुत ख़राब चल रही थी, और मैं रन्स नहीं हो रहे थे, कीपिंग बहुत अच्छी हो रही थी, बट
बैटिंग में उतना अच्छा जितना मेरा कैलिबर है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो हमारा कैंप लगने वाला था यूपी का सिलेक्शन कैंप, उससे 2 दिन पहले एक प्रैक्टिस मैच था मुरादाबाद में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं खेलता हूँ। तो वहाँ पर मैं खेल रहा था, तो एक मैच था जूनियर्स का, उसमें मैं आउट हो गया। अंडर 16 का टूर्नामेंट, बॉल मतलब, और मैं आउट भी बहुत अजीब से तरीके से हो रहा था कि भाई कुछ भी हो रहा है और मैं आउट हो रहा हूँ। तो मैं आउट हुआ और मैंने कहा पापा मैं ना घर आ रहा हूँ, मैं अगले दिन का एक और प्रैक्टिस मैच है जो कि सीनियर्स का है, मैं वो नहीं खेलूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कैंप के लिए जा रहा हूँ 2 दिन बाद और मेरा कॉन्फिडेंस और लो हो। तो फ़ोन पे ऐसे ही पापा ने बोला कि बेटा या तो भाग लो या तो भाग लो, तो इधर यू पार्टिसिपेट और यू रन अवे। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप बीच में वो कर रहे हो, या तो भाग लो या तो भाग। मैं कहा यार बात तो सही है। मैंने अगला दिन मैच खेला और मैंने 100 बनाया उस मैच में। उसके बाद मैं कैंप में गया, मैंने कैंप के पहले मैच में 160 नॉट आउट बनाया। और उसके बाद 2 दिन बाद हमारा टूर्नामेंट शुरू हुआ। मैंने पहले मैच में 50, अगले दोनों में नॉट आउट 100। और मैं 15 दिन के अंदर, जहाँ मैं, मेरे दिमाग में ये था कि यार क्या मैं गुड इनफ हूँ अंडर 19 यूपी की टीम में आने के लिए। मैं सडनली देख रहा था अपने आप को कि मैं एशिया कप की टीम में सिलेक्ट हूँ अंडर 19, और मैं इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया। तो वो जो लाइन है ना, वो मेरे साथ हमेशा स्टिक करती है। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ यार भाई या तो भाग ले या तो भाग ले, और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, पहला ही वाला है पार्टिसिपेट करना। तो ये उनकी सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे साथ अभी तक है और हमेशा रहेगी। क्या बात है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिकेटर की या किसी और भी फील्ड में जो खिलाड़ी है उनकी सक्सेस को देखते हैं, और जब वो लाइमलाइट में रहते हैं तो, लेकिन ये नहीं देखते कि उसने जो स्ट्रगल किया है उसकी जो डार्क साइड रही है, और जो लोग जिन्होंने उसको बनाने के लिए सेक्रीफाइस किया है। अभी ये माँ जो है वो अपने बच्चे को छोड़ना और अपने से दूर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हर माँ ऐसा नहीं कर पाती। और पिता तो खैर मुझे लगता है कि आर्यन के जो पिताजी हैं वो इससे ज़्यादा क्रिकेट को जीते हैं, और जितना ये शायद खेलता नहीं होगा, जितना इसको दिल में धड़कनें बढ़ती या बढ़ती नहीं होंगी, उससे ज़्यादा उसके पिताजी की दिल की धड़कनें बढ़ती होंगी। उस बात को मैं उन्मुक्त का चाचा होने के नाते भी ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ। तो अब हम आपसे कुछ फटाफट छोटे छोटे सवाल पूछेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी को हमारे दर्शक जान पाएँ, क्योंकि आप आने वाले समय में बहुत बड़े स्टार, ऑलरेडी स्टार हैं लेकिन और बड़े स्टार बनने वाले हैं। तो हम आपके व्यक्तित्व के हर पहलू को जान लेना चाहते हैं आज। ये बताइए कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? दाल मखनी। नहीं, इसमें सच बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकते आप। सच, बिल्कुल सच है, दाल मखनी। जब मैं छोटा था तो हर जगह दाल मखनी चाहिए। तो ये बताइए कौन सी सब्जी है जिसको देख के आप नाक उठा लेते हैं, आपको मन नहीं करता? लौकी। लौकी। अच्छा चलो, लौकी की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6। और आप रात को कितने बजे सोते हैं और कितने बजे समझते सोचते हैं कि आपको सो जाना चाहिए? आजकल तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट वो सही चीज़ नहीं है और मैं उसको सही करना चाहता हूँ। तो 11 बजे लास्ट टाइम होना चाहिए सोने का। हिंदुस्तान में आपके लिए सबसे प्यारा शहर कौन सा है, सबसे प्यारी सिटी? मेरा शहर हल्द्वानी। ओके, ये बताइए कि आप तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अभी नहीं है। कभी रही है क्या? हाँ बिल्कुल। तो अब कहाँ गई? अब गई। ओके, कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड को लेके ऐसे, मतलब ये तो बहुत नेचुरल लाइफ का हिस्सा है और उसको लेके कोई बहुत हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप इंटरनेशनल भी कई विदेशों में जा चुके, तो वहाँ कौन सा क्रिकेट का मैदान आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे इंग्लैंड में हम एक डरहम का ग्राउंड है, बहुत सुंदर ग्राउंड है, चेस्टरले स्ट्रीट करके उसका नाम है। वहाँ पर खेलने का मौका मिला था और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड है वो। ओके, तो आपके सबसे फेवरेट आइकॉन जो क्रिकेटर हैं इंडिया के, वो कौन है? सचिन सर। और आपके जो बॉलीवुड के जो सबसे बढ़िया स्टार जिसकी फिल्म आप छोड़ते नहीं, वो कौन है? शाहरुख खान। और वो तो मर्दों में हो गया, हीरोइन में कौन है, लड़कियों में कौन है? अभी फ़िलहाल तो ऐसा मतलब कोई ऐसा फेवरेट नहीं है कि भाई देखनी है, बट आई थिंक लास्ट मूवी रॉकी और रानी मैंने देखी थी, तो उसमें आलिया भट्ट ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी। तो अभी फ़िलहाल। आप आलिया भट्ट से कभी मिले? नहीं।
आपको लगता है कि आलिया भट्ट से जल्दी मिलना हो जाएगा आपका? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरीके का मेरा विजन है, आई थिंक हो जाएगा जल्दी। तो आप ये बताइए कि आज हम जान लेना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप इंडिया कब तक खेल पाएंगे? मेरा जो गोल है कि विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स में मुझे इंडिया खेलना है। ओके, इस नोट पर हम अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं और माइंड फिट फैमिली की ओर से हम आर्यन जुयाल को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वे अपने गोल को पाएं और अपना तो नाम रोशन करें, साथ में देश का भी नाम रोशन करें और उत्तराखंड का नाम रोशन करें और बहुत उम्दा बेहतरीन व्यक्ति बने और बहुत शानदार क्रिकेटर बने। आपने माइंड फिट के लिए से बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।